So hi, welcome to Jharkhand Journey. In this video, we will talk about land-related regulation of झारखंड। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 को पढ़ रहे थे, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इसका इंट्रोडक्शन वाले वीडियो हम लोग पिछले सेशन में अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। बेसिकली छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 चैप्टर हैं और 271 सेक्शन है। तो हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें जो 3 सेक्शन हैं उसको आज देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस स्लाइड्स को अपने सेल्फ स्टडी के लिए लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड जर्नी से जुड़ कर वहाँ से इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर टेलीग्राम पे आपको झारखंड जर्नी का स्लाइड ना मिले तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ हम ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे। और इससे पहले कि स्टार्ट करें, आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में क्या होता है? चैप्टर 1 3 भागों में बटा हुआ है। टाइटल एंड एरिया, दूसरा का है रिपील, तीसरा का है डेफिनेशन। तो टाइटल और एरिया जो है वो सेक्शन 1 में आता है। 271 सेक्शन का पहला सेक्शन है टाइटल एंड एरिया, और सेक्शन 2 है वो रिपील में आता है, और सेक्शन 3 जो है वो डेफिनेशन में आता है। तो पहले टाइटल और एरिया को हम लोग देखते हैं। टाइटल ऑफ द ये जो टाइटल है, टाइटल का मतलब कि ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का जो टाइटल है वो क्या है। तो इस एक्ट का टाइटल है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। एक्सटेंड टाइटल और एरिया मतलब ये कहाँ कहाँ पे लागू होता है, ये किस किस जगह पर लागू होता है। तो पिछले क्लास में हम लोग आपको छोटा नागपुर का मैप दिखाया था, जिसमें हम लोगों ने पाया था कि छोटा नागपुर का कुछ हिस्सा आज के छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल से मिल के बना हुआ था। तो ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो छोटा नागपुर डिवीज़न जो है वो नॉर्थ से लेके साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न तक फैला हुआ है। इसके अंदर वो सभी एरिया आते हैं जो कि बिहार और उड़ीसा एक्ट 1922 द्वारा नोटिफाइड किए हुए हैं। और उसके साथ साथ उसके अंदर बिहार और उड़ीसा एक्ट 1922 के अंदर जितने भी कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट में जोन मतलब जो सैन्य ठिकाने होते हैं, वैसे ही लेकर जहाँ सैनिकों का ठिकाना होता है उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बोलते हैं हम लोग। तो एरिया विच इज नोटिफाइड एज अ म्यूनसिपालिटी और नोटिफाइड एरिया कमिटी अंडर बिहार और उड़ीसा एक्ट 1922, वो सब एरिया और उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर का डिवीज़न को मिलाकर इस जो ये अपना छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है ये उन सारे जगहों पर लागू होता है। रिपील ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। अभी हम लोग देखे थे कहाँ कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ लागू। तो कहाँ कहाँ लागू होता है, बेसिकली ये बिहार और उड़ीसा का जो अधिनियम पास हुआ था उसमें जितने भी म्यूनसिपालिटी थे या फिर नोटिफाइड एरिया थे या फिर कंटेनमेंट जोन थे, इन सभी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू होता था। और उत्तरी छोटा नागपुर डिवीज़न से लेकर दक्षिणी छोटा नागपुर डिवीज़न तक जो भी एरिया था वो सब जगहों पे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू होता था। अब हम लोग बात करेंगे कि ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कहाँ लागू नहीं होता था। तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल ए में जो है जितने भी एरिया मेंशन किया हुआ है उसमें ये लागू नहीं होता था। तो यही लिखा हुआ है कि एक्ट एंड नोटिफिकेशन मेंशन अंडर शेड्यूल ए में जितने भी एक्ट हैं और जितने भी नोटिफिकेशन हैं, माने जिन जिन एरिया का वहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो जो है वहाँ पे जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होता है। एक्ट मेंशन अंडर शेड्यूल बी रिपील इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ धनबाद। शेड्यूल बी में जो भी नियम है वो जो है वो धनबाद और पटमदा का डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं होता है। और ईचागढ़ और चंडील पुलिस स्टेशन जो कि कहाँ है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे लागू नहीं होता है। ये 2 चीज़ देख लिए कि कहाँ लागू होता है कहाँ लागू नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ डेफिनेशन के। और ये जो रिपील जो है ये जो रिपील है ये किस में आता है, तो ये आता है
एक मिनट, ये आता है अपना सेक्शन सेक्शन 2 में, ये आता है अपना सेक्शन 2 में। पहला सेक्शन में क्या आता है, टाइटल और एरिया। दूसरा सेक्शन में क्या आता है, ये कब, ये कहाँ कहाँ पे रिपील होता है। तीसरा सेक्शन में क्या आता है, तो डेफिनेशंस आता है। इसमें बहुत सारे टर्म दिए हुआ है जो कि आगे वाले चैप्टर्स में काम आएंगे। उन सारे टर्म्स को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे भूगत बंधो मोर्टेज का मतलब क्या होता है, होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है, कॉर्कट का मतलब क्या होता है, लैंडलॉर्ड वगैरह का मतलब क्या होता है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भूगत बंधो मोर्टेज, इसका मतलब होता है मीन्स ट्रांसफर ऑफ टीनेट इन हिज टेनेंसी। हिंदी में किराएदार के हित में उसकी किराएदारी में हस्तांतरण। ये टेक्निकल वर्ड है, इसको हम लोग सिंपली भाषा में समझते हैं कि भूगत बांधो मोर्टेज को बेसिकली लोन या कर्ज के रूप में जो दिया गया पैसा है उसको सुरक्षित करने के लिए, मान लीजिए कि हम किसी को लोन दे दिए, अब उस पैसा को सुरक्षित करने के लिए कि हम उस पैसा को कैसे वापस अपने पास लाएंगे, तो उसी को सुरक्षित करने के लिए इस चीज़ को लाया गया था। तो लोन या कर्ज के रूप में दिया गया पैसा के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए इस शर्त पर पैसा दिया गया था कि उसका भुगतान जो है, उसका भुगतान मतलब कि माल और ब्याज, माल और सूद, यानी कि जो हम पैसा दिए हैं और उस पर लगने वाला ब्याज का भुगतान जो है किराएदारी से होने वाला लाभ, मतलब जिस चीज़ के लिए वो बेसिकली किराया ही तो लिया है पैसा के रूप में, किराएदारी से होने वाला लाभ से चुकाया जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं भूगत बंधो मोर्टेज। और CNT एक्ट यानी कि छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि ये जो है वो कहाँ पे मेंशन है, वो शेड्यूल 9 में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये शेड्यूल 9 में मेंशन है, शेड्यूल 9 में मेंशन है। शेड्यूल 9 में मेंशन है, इसका मतलब क्या है, ये भारतीय संविधान के शेड्यूल 9 में मेंशन है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसको निरस्त करने के लिए भारत, इसको जब भी निरस्त करेगी वो भारत सरकार करेगी, कि राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हाँ, राज्य सरकार इसमें क्या कर सकती है, थोड़े बहुत अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन उसको हटाने का या निरस्त करने का उसके पास पावर नहीं है। जब भी हटाएगा तो कौन हटाएगा, ये भारत का संसद हटाएगा। अब हम लोग बात करते हैं होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का मतलब क्या होता है कि पीस ऑफ लैंड होल्ड बाई अ रैयत, पीस ऑफ लैंड होल्ड बाई अ रैयत। अब रैयत किसको बोलते हैं, रैयत वो है जो किसी भी किसान, किसी भी जमीन या किसी भी पट्टे का मालिक है, उसको बोलते हैं रैयत। कोरकड, कोरकड क्या होता है, कोरकड बेसिकली वैसा जमीन होता है जो कि चावल के खेती के लिए बनाया गया था। कैसे बनाया गया था, जंगल या फिर वेस्ट या फिर अनकल्टिवेटेड, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होता था, खराब ज़मीन था, उस ज़मीन को लेवलिंग करके उसको साफ करके चावल के खेती के योग्य बनाया गया था। उस ज़मीन को कोरकड ज़मीन कहा जाता है। अब उसको बनाया कौन था, उसको वो आदमी बनाया था जो उस ज़मीन या उस पट्टे का मालिक नहीं है। अगर उसका मालिक उस ज़मीन को बनाता, साफ करता, तो उसको कोरकड ज़मीन नहीं करते हैं। जैसे कि रैंडम कोई, जैसे हम जंगल में गए, चाहे कोई भी वैसे जगह पर गए जहाँ पे खेती वेती नहीं होता था, तो उस जगह को हम साफ किए, लेवलिंग में किए और उसको चावल के खेती योग्य बनाए, तो वो कैसा ज़मीन हो गया, वो कोरकड ज़मीन हो गया। लैंडलॉर्ड क्या होता है, कोरकड समझ गए हम लोग। अब लैंडलॉर्ड को देखते हैं। लैंडलॉर्ड बेसिकली वो आदमी है जिसका अंदर कोई किराएदार काम करता है। इसमें सरकार भी आ सकता है, जैसे कि पर्सन कोई भी आदमी हु हेल्ड टीनेट अंडर हिम, जो कि अपने अंदर एक किराएदार को रखता है, उसको हम लोग लैंडलॉर्ड बोलते हैं। जैसे कि मकान हम लोग किराए पर लेने गए, तो जो मालिक है वो हो गया लैंडलॉर्ड, तो हम लोग उसके अंदर ही ना आते हैं, मालिक के अंदर आते हैं, तो वो हो गया लैंडलॉर्ड। हम लोग किराएदार हैं, अंदर आते हैं, वो जो है गवर्नमेंट को भी इंक्लूड करता है। अगर सरकार जो है रेंट ले रही है तो सरकार भी उस लैंडलॉर्ड के अंदर आती है। अब बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें बेसिकली 12 तरह के चीज़ों का टेक्निकल वर्ड्स का मेंशन किया हुआ है। 4 देख लिए, 5वां पर आते हैं।
मूवेबल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि कोई भी वैसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बेच सकते हैं उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसमें जो है स्टैंडिंग क्रॉप्स भी शामिल होता है, खेतों में खड़ा जो फसल है वो भी इस चीज़ में मूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल होता है। एक होता है मुंडारी खूट काटीदारी टेनेंसी। ये मुंडारी लोगों की ज़मीन की हितों के लिए ये वर्ड यूज किया गया है, मुंडारी खूट काटीदारी टेनेंसी। एक होता है टेन्योर का मतलब होता है लीगल राइट ऑफ काश्तकार टू डू वर्क ऑन जमींदार लैंड इन एक्सचेंज ऑफ टैक्स। तो वो अधिकार, काश्तकार का वो अधिकार जिससे वो जमींदार के ज़मीन पर काम करता हो और उसके बदले उसको टैक्सेस देता हो या लगान देता हो, उस चीज़ को हम लोग टेन्योर बोलते हैं। तो काश्तकार का मतलब क्या होता है? काश्तकार जो है वो कोई भी आदमी जो बेसिकली हम लोग गांव में इसको हम लोग पढ़ते हैं, एक मिनट ध्यान में नहीं आ रहा है, बटैया जो हम लोग देते हैं ना, तो उसमें जो जैसे कि बटाईदार जो है हमारा, जैसे कि मेरा खेत है वो कोई लैंडलेस आदमी ले लिया उस पर खेती करने के लिए, और उस खेती के बदले अपने काम करने के बदले हमको जो है वो लगान दे रहा है। लगान के रूप में या तो वो पैसा दे सकता है या तो वो उस पर उपज होने वाली अनाज का हिस्सा दे सकता है। उस चीज़ के अधिकार को हम लोग टेन्योर बोलते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा नोटिफिकेशंस बंद कर देते हैं, कुछ नॉट डिस्टर्ब। ये होता है प्री मैच्योर टेन्योर। एक होता है पेरिडियल कंडीशन, मतलब कि जो ज़मीन का ऑनर है उसको रेंट या टैक्स या लगान देने के बदले कोई और भी काम कर दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिडियल कंडीशन। जैसे कि मेरा खेत कोई लिया है काम करने के लिए, उस पर तो वो लगान वगान तो देगा ही, जैसे फिर आया अगर मेरे घर की तरफ आया तो उसको हम बोल दें कि ये सामान उठाकर वहाँ रख दो। तो इस तरह का सर्विसेज जो है वो जो देता है आदमी उसको बोलते हैं पेरिडियल कंडीशन। एक होता है रिजम्बल टेन्योर। तो रिजम्बल टेन्योर में क्या होता है ना कि रैयत के डेथ के बाद, रैयत के मृत्यु के बाद, रैयत मतलब जो उस खेत पट्टे का उस समय मालिक है, रैयत के डेथ के बाद अगर उसके परिवार में कोई मेल आदमी नहीं है जो उसके काम को संभाल सके, तो वो जो ज़मीन जो है वो ज़मींदार या फिर ग्रांटर के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है। बेसिकली कोई भी आदमी जो ज़मींदार से ज़मीन लीज पर लिया है या फिर काम करने के लिए लिया है उसको तो रैयत बोले। तो रैयत के अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में कोई मेल आदमी नहीं है जो उसके जिम्मेवारी को निभा सके या फिर उसमें जो टैक्स उत्पन्न हो रहा है उसको दे सके, तो ज़मीन जो है वो ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाता है? जिससे वो ज़मीन लिया था या फिर ज़मींदार, मतलब ज़मींदार या जो जिससे ज़मीन लिया था बेसिकली ज़मींदार से ही तो लेगा, उसके पास वो ज़मीन चला जाता है। नेक्स्ट 11, विलेज हेडमैन, गांव का मुखिया। गांव का मुखिया मतलब ये वर्ड सही लग रहा है कि ये मुखिया है। गांव या कुछ गांव या ग्रुप ऑफ विलेज का जो मुखिया होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विलेज हेडमैन। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है ना कि एक अग्रीमेंट फाइन होता है किसके बीच? लैंडलॉर्ड और कंपनी। कौन कंपनी? ब्रिटिश कंपनी। लैंडलॉर्ड और ब्रिटिश कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट फाइन होता है जिसमें कि लैंड का जो कर है, लैंड का जो रेवेन्यू है वो फिक्स किया जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो यहीं पे अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर इस वीडियो से आपको अपने प्रिपरेशन में एज मिलती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस स्लाइड्स को अगर आप चाहते हैं अपने सेल्फ स्टडी के लिए तो आप हमारे झारखंड जर्नी के जो चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। वो थोड़ा सा और छोटा है तो और कम टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।